तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग वेन एवर यू आर वाचिंग दिस वीडियो। तो आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका 2024 में पूछा गया सीबीएसई क्लास 10 का। तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक बार स्लाइड देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, क्या क्या क्वेश्चंस का डिस्कशन करना है। तो एक इसमें आपका ग्रुप ऑफ क्वेश्चन है जो स्टोमेटा के बारे में पूछा गया है। उसके बाद एक कॉन्वेक्स लेंस से पूछा गया आपका क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ आपका ह्यूमन आई के बारे में एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टोमेटा का फिगर देखेंगे, थोड़ा समझाएंगे इस फिगर को। उसके बाद एक रेटिना पे जो इमेज बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एंड इनसाइड सॉलिनॉइड उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद एक आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका कुछ और ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस है जो एसर्शंस और रीजन्स की रीजन पे बेस्ड है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर आपका कुछ मेटेलिक और एसिडिक के साथ रिएक्ट कराएंगे, मेटल का एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, मतलब रिएक्शन टेक प्लेस करेगा, उसको स्टडी करेंगे उसको। फिर इसके बाद एसर्शन वही वाला क्वेश्चन है आपका। फिर ग्रुप ऑफ क्वेश्चन है जो इसके बारे में आपको एक एक इंडिविजुअल आपको बताना है, उसका वर्क और फंक्शन बताना है। ठीक है, उसके बाद वही चीज़ है। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया है, वाट मतलब पावर निकालना है। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ दिया होगा, उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। उसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शन के चैप्टर से क्वेश्चन है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे यानी कि डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पीएच का एसिड बेस सॉल्ट का क्वेश्चन है। फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड को देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये लेक्चर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से हम लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका हाँ यहाँ से। ठीक है, क्या क्वेश्चन, स्टोमाटा क्लोज व्हेन, स्टोमाटा कब क्लोज होता है? तो उसका ऑप्शन 4 को दिया हुआ देखिए, है ना, 4 को ऑप्शन है। क्या इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब CO2 जब रिक्वायर होता है किसको, प्लांट्स को, टू फॉर मेकिंग फूड, तो उस टाइम तो स्टोमेटा ओपन रहता है ताकि वो CO2 जो रहेगा वो आपका लिप्स के अंदर जा पाए, लिप्स उसको क्या करे, एब्जॉर्ब कर पाए। क्लोरोफिल होता है जिसके कारण जो उसको पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जो क्लोरोप्लास्ट का होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, इट डज नॉट नीड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ, जब प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं करना होता है, यानी कि जब उन लोग को फूड नहीं बनाना होता है, उस टाइम उन लोग को CO2 तो नहीं उन लोग को रिक्वायरमेंट होगा। उस टाइम आपका स्टोमेटा जो रहता है वो क्लोज होता है। क्या होता है? स्टोमेटा। मतलब ये बी नंबर आंसर सही है। ठीक है, थर्ड वाला क्या बोला, वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल। हाँ, वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल, जब आपका वाटर जो होता है वो गार्ड सेल से बाहर जाने को रोकता है। मतलब ये फ्लैसिड होने के लिए, मतलब फ्लैसिड होने से बचाता है किसको, प्लांट्स को। ठीक है, तो ये भी सही है, आपका सी नंबर भी सही है। ठीक है, चौथा नंबर, वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, नहीं ये गलत है। क्यों? क्योंकि वाटर जब एंटर करेगा तो ही तो आपका मतलब फूड बनेगा उन लोग का, प्लांट्स का। ठीक है, जो प्लांट्स फूड जो बनाता है CO2 का प्रेजेंस में और वाटर का प्रेजेंस में, तो वाटर तो चाहिए उसका, तो बेसिक नीड हो गया उन लोगों का। ठीक है, तो वो तो वाटर तो चाहिए, तो वाटर और CO2 के समय स्टोमेटा जो रहता है वो ओपन रहता है। क्लोज कब होता है? जब वाटर बाहर ज़्यादा एक्सेस ट्रांसपायरेशन ना हो जाए। क्यों? अगर वो वाटर अगर ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होता है तो आपका जो प्लांट्स होगा वो फ्लैसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लैसिड, मतलब मुरझा जाएगा। ठीक है, और दूसरा, जब उन लोग को CO2 का एक रिक्वायरमेंट नहीं होता, यानी कि जब उन लोग को फूड बनाना नहीं पड़ता, यानी कि नाइट में, तो नाइट में भी वो गार्ड सेल क्या रहता है, वो क्लोज रहता है। ठीक है, इसके बाद वाला फिगर में आप पेज में जो फिगर लिए तो उसको हम समझा दे रहे। देखिए, ये आपका दिख रहा है, ये लिप्स का आपको फोटो दिख रहा है, किसका? लिप्स का इमेज है। तो इसी लिप्स को जब हम लोग जूम करते हैं तो हम लोग देखते हैं, देखिए ये वाला जो आपका 2 को दिख रहा है ये आपका गार्ड सेल होता है। ठीक है, ये गार्ड सेल कब ओपन होता है? जब CO2 इंटर करता है। क्या इंटर करता है? CO2 इंटर करता है। और कब ओपन मतलब ओपन रहता है ना, क्लोज कब होता है? क्लोज जब CO2 मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होता। जब CO2 जब रिक्वायरमेंट नहीं होता, वो कब नहीं होता? एट नाइट में नहीं होता है। क्यों? नाइट में तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। ठीक है, इसीलिए CO2 मतलब रात को एक रिक्वायरमेंट नहीं होता, तब ये आपका बंद रहता है। देखिए यहाँ पर बंद का एक फिगर दिया गया, देखिए यह गार्ड सेल क्या है, क्लोज है। ठीक है, और जब H2O जब बाहर जाता है, ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होता है, ठीक है, तब भी क्या करता है, ये गार्ड सेल जो रहता है इसको क्लोज करके रखता है ताकि प्लांट्स जो हो वो फ्लैसिड ना हो और पानी एक्सेस बाहर ना निकले। ठीक है, ताकि प्लांट्स क्या रहे, सर्वाइव कर पाए अपने ये में। ठीक है, तब ये क्लोज होता है। देखिए इसी ये लिप्स का हम लोग यहाँ पर क्या किए, जूम किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ, इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, पहला केस।
और दूसरा क्या होगा, वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल, जब वाटर एक्सेस बाहर मतलब ट्रांसपायरेशन ना हो, ताकि वो जो आपका प्लांट होगा वो फ्लैसिड ना हो। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड आपका ये, उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, इट डज नॉट का, हाँ वो 2 नंबर होगा और आपका 3 नंबर, यानी कि 2 और 3 कहीं दिख रहा है आपको आंसर। हाँ, तो ये सी वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, ये सी वाला। एट वाट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्शन शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट ए इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन। मतलब हम लोग को एक ऐसा इमेज बनाना है, जब मतलब एक ऐसा मतलब कॉन्वेक्स लेंस का एक ऐसा कंडीशन बताना है जब आपका इमेज और आपका ऑब्जेक्ट होता है उसका साइज जो होता है वो सेम होता है। हम लोग मिरर में जानते हैं, मिरर में जब कॉनकेव आपका, अगर हम लोग कॉनकेव को लेते हैं तो किस केस में आपका इक्वल इमेज और डिस्टेंस बनता है बताइए, जब कहाँ कब किसको जब कहाँ पर रखा जाता है, जब यहाँ मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सी होता है, यहाँ पर एफ होता है, तो आपको मिरर में कब होता है, जब वो सी पर ऑब्जेक्ट रहता है। तो सी पर अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो आपको पता है आपको क्या क्या होता है, इक्वल और इमेज बनता है, मतलब इक्वल साइज का इमेज बनता है। ठीक है, रुकिए ये थोड़ा सा ये हो गया, थोड़ा सा रुकिए, आपको थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, यही तो पेन टेप में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, इसको इसको मिटा देते हैं, फिर पेन सेलेक्ट कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो सी में अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट को रखते हैं और सी यहाँ से जाता है, और आपको पता है जो पैरेलल होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से आप मीट होने के बाद वो फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है, और आपका एक तो फोकस से होकर इसको गुजारते हैं और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, और ये इसी साइज़ का आपका यहाँ पर इमेज बनता है। ठीक है, ये इसी साइज का देखिए, जब ये तो मिरर के लिए हम बता रही है। ठीक है, ये मिरर इसका इसके बारे में नहीं पूछा है, आपको बस रिकॉल करवा दे रहे। ठीक है, इमेज जब कहाँ रहता है, सी पे रहता है, जब इक्वल मतलब साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। ये इमेज इसके लिए बता रहे हैं, मिरर के लिए, बट ये लेंस के लिए पूछा गया, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो सेम वही होगा। आपको पता है लेंस में 2 फोकल लेंथ होता है, मतलब 2 फोकस होता है, पता है ना ये चीज़। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर एक अगर इमेज बनाते हैं हम किसका, ठीक है, एक इस तरह से थोड़ा सा बनाते हैं, तो आपको यहाँ पर 2 फोकस मिलता है, F1 और ये आपका F2। ठीक है, और इसी का डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलता है, जिसको हम लोग 2F1 लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका F2 इसका डबल में क्या होगा, 2F2। ठीक है, जब इमेज को हम लोग 2F1 पे रखते हैं, किस पे, 2F1 पे। ठीक है, इमेज को जब 2 आपका F1 पे रखते हैं, ठीक है, तब ये जाता है आपका, और ये किससे होकर जाएगा, पैरेलल, ये फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है, ये फोकस से होकर गुजरेगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, एक तो आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है। यहाँ बीच वाला सेंटर जो होता है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो हमको पता है ऑप्टिकल सेंटर से जाता था वो उसी के मतलब 0 एंगल पे उसे ये हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, मतलब हो जाता है, तो ये यहाँ पे होता है। एक्चुअली इमेज थोड़ा सा ये बन गया, मतलब ये और ये इक्वल होता है। ठीक है, ये और ये इक्वल बनता है। ठीक है, और इन्वर्टेड तो ही है, उल्टा है तो, है ना। तो कब बनता है आपका, जब आपका इमेज क्या हो, 2F1 पर हो। ठीक है, तब आपका क्या बनता है, सेम साइज का बनता है। ठीक है, सेम साइज का बनता है। ठीक है, सेम साइज का बनता है, मतलब आई इक्वल टू ओ। ठीक है, आई मतलब इमेज, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट कब होता है, जब आपका कॉन्वेक्स लेंस में इमेज को 2F1 पर रखा जाता है। ठीक है, और क्या बनता है, रियल और इन्वर्टेड, वो भी लिख दे रहे, क्योंकि देखिए ये उल्टा दिख रहा है, मतलब ऑपोजिट नीचे की ओर है ना, तो इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड हमेशा क्या बनाता है, रियल बनाता है। क्या बनाता है, रियल, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, सेम साइज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये डिस्कस हो गया आपका, ये था मिरर के लिए जो पूछा नहीं गया क्वेश्चन, और पूछा क्या गया कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, तो उसको हम लोग देख लिए यहाँ पे। ठीक है, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं, आई फ्रॉम एन इमेज एंड लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड एज, जो लेंस सिस्टम होता है ह्यूमन आई फ्रॉम एन इमेज और लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड, तो आपका जो लेंस क्या होता है, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज, इमेज कहाँ बनता है वो पूछ रहा है। इमेज का आपको पता है, इमेज जो होता है हम लोग का कॉर्निया में बनता है, कहाँ बनता है, कॉर्निया में, और कॉर्निया में कैसा इमेज बनाता है, सॉरी कॉर्निया बोल रहे, गलत बता दिए, सॉरी, कॉर्निया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है पहला। ठीक है, मतलब जहाँ एंटर करता है, जो आपका
क्या बोलते हैं, लाइट जो होता है वो कॉर्निया के थ्रू इंटर किया जाता है और इंटर होता है, ठीक है। आपका इमेज जो बनता है वो रेटिना पे बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना पे, ऑप्शन देखे ही नहीं थे, ठीक है। ये रेटिना पे बनता है और रेटिना पे कैसा इमेज बनता है, हमेशा रियल बनता है, क्या बनता है, रियल। और रियल इमेज हमेशा क्या बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है, क्या बनाता है, इन्वर्टेड। और लेकिन ये रियल और इन्वर्टेड बनाता है हम लोग का रेटिना, मतलब उल्टा इमेज बनता है, बट ब्रेन इसको क्या कर देता है, सीधा करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व जुड़ा होता है वो ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और वो जो इमेज बनाता है वो स्मॉलर बनाता है, किससे, एक्चुअल ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तब तो हम लोग किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को हम लोग ब्रेन में बना पाते हैं, ब्रेन उसको कंसीव कर पाता है और हम लोग उसको देख पाते हैं बड़ा से बड़ा इमेज। क्यों, वो अगर मान लीजिए अगर बाहर में कोई एक कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट मान लीजिए, अगर बस ही मान लेते हैं, क्या उतना बड़ा बस हमारे माइंड के अंदर जाएगा, क्या उतना बड़ा बस, उतना बड़ा बस माइंड में नहीं जाता है, यानी कि वो इतना बड़ा बस नहीं यहाँ पर फिट हो सकता है। ऑब्वियस सा बात है कि वहाँ पर इमेज जो होता है वो छोटा बनता है, तब तो उसको हम लोग ये कर पाते हैं, उसको पूरा बस को हम लोग अच्छी तरीके से देख पाते हैं, एक ऊपर आपका स्टार्टिंग से लास्ट तक उसको हम लोग अच्छा से विजुअलाइज कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो इमेज बनता है वो छोटा बनता है, स्मॉलर बनता है, ठीक है। और वो स्मॉलर के साथ साथ रियल और इन्वर्टेड बनाता है, ठीक है। कैसा बनाता है, रियल और इन्वर्टेड। बट ब्रेन उसको कैसे इंटरप्रिटेशन करता है कि वो उसको सीधा कर देता है। क्यों, क्योंकि जो वहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व होता है वो ट्रांसमिट करता है सिग्नल को ब्रेन की ओर और उसको ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, वो सीधा कर देता है, ठीक है। ब्रेन इसको ये करता है, रीड करता है, ठीक है। ब्रेन इसको ये ट्रांसमिट करता है उसको और वो क्या बना देता है, वो ऑब्जेक्ट को सीधा बना देता है और उसके बाद हम लोग को वो ऑब्जेक्ट सीधा दिखता है, ठीक है। बट बनता रेटिना पे रियल और इन्वर्टेड है, क्या बनता है, रियल और इन्वर्टेड, मतलब उल्टा बनता है, बट ब्रेन उसको ट्रांसमिट करता है, यानी कि ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू वो आपको सीधा दिखता है। देखिए इसका फिगर भी हम लिए हुए हैं, एक पेज देखिए आपको, ये कोई मतलब आपका क्लास का कोई मान लीजिए गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल को ही लेते हैं हम, क्योंकि सब जगह बॉयज़ को ही लिया जाता है तो हम जेंडर वाइज नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर गर्ल्स को लिए गए, ठीक है। इस गर्ल्स का आपका आँख में मतलब ये हम लोग का आई में जा रहा है इसका, ठीक है, लाइट से आपका मतलब लाइट जो आ रहा है हम लोग का आँख में इंटर कर रहा है, ठीक है, इंटर कर रहा है। और फिर इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर ये उल्टा इसका इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है, ये उल्टा इमेज बन रहा है, बट यहाँ से ब्रेन आपका जुड़ा हुआ रहता है और ब्रेन के कारण ये लड़की जो होता है हम लोग उसको सीधा देख पाते हैं। हम लोग गलत बोलते हैं कि भाई वो सीधा खड़ी है, नहीं, हम लोग का ब्रेन उसको सीधा बोल रहा है, जबकि हम लोग का उसका जो इमेज है, हमारा माइंड जो हम लोग का इमेज बन रहा है रेटिना पे वो उल्टा बन रहा है, बट हम लोग उसको कैसा देख पाते हैं, सीधा देख पाते हैं, क्योंकि ब्रेन उसको इस तरह से मतलब रिसीव करता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका पूरा सीधा है, क्या है, पूरा सीधा है। इसीलिए यहाँ पर लिखा होता है इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इज इन्वर्टेड बट योर ब्रेन इंटरप्रेट द इमेज एज बीइंग एज राइट साइड अप, मतलब वो क्या है, अपराइट है, मतलब वो सीधा है, क्या है, सीधा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये कैसा बनाता है, रियल और इन्वर्टेड बनाता है। उसके बाद इट इज स्मॉलर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, देखिए ये जो बोले आपको ये यहाँ पर लिखा भी हुआ, इट इज स्मॉलर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, क्या होता है, स्मॉलर होता है एक्चुअल ऑब्जेक्ट से, ठीक है। समझ में आ गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन छोटा क्या इसमें, नहीं, ये तीनों डिस्कस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है, सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड के अंदर जो बोल रहा है इनसाइड ए करंट कैरिंग, सो द पैटर्न ऑफ मैग्नेट इनसाइड, तो पैटर्न जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का सोलिनॉइड के अंदर वो कैसा होता है, वो यूनिफॉर्म होता है, स्ट्रेट होता है, क्या होता है, यूनिफॉर्म। तो ये वाला आंसर सही है, क्योंकि कर्व तो बनेगा नहीं, सर्किल तो बनेगा नहीं, ये तो बनेगा नहीं यार, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या, ये मतलब स्ट्रेट लाइन या पैरेलल लाइन बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर, हमको पता अगर किसी वायर को अगर लपेट लेते इस तरह से, अगर उसको हम लोग कॉइल कर देते हैं, ठीक है, तो वो एक किसका काम करता है, बार मैग्नेट का काम करता है। क्यों, क्योंकि उसका एक ही नॉर्थ पोल बन जाता है, एक साउथ पोल बन जाता है, और हम लोग जानते हैं अंदर में जो इनसाइड द होता है बार मैग्नेट, वो क्या होता है, साउथ तो नॉर्थ उसका डायरेक्शन होता है, तो अंदर में जो होता है इस तरह का उसका ये पैरेलल लाइन होता है, ठीक है, जिसका इमेज हम लोग देखें यहाँ पर लिए हैं कि इमेज समझ रहे हैं ना आपको, देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो अंदर में साउथ से नॉर्थ जाता है इसका डायरेक्शन, ठीक है, और ये पैरेलल होता है, कैसा होता है, पैरेलल होता है, और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, क्योंकि जब तक इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तब तक ये अपना मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करता है, और जैसे करंट को अगर हम लोग डिक्रीज कर देते हैं या फिर करंट को हम लोग रिमूव कर देते हैं तो उसी तरह ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी और फिर से ये शो नहीं करता है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा, सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल इंसुलेटेड वायर वुंड इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का शेप में रहता है, विच प्रोड्यूस ए strong uniform magnetic field inside it. It is the magnetic field pattern in the similar to the bar magnet and the device can act as a temporary magnet। और ये किस तरह का काम करता है, टेम्परेरी मैग्नेट का काम करता है। पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो टेम्परेरी होता है, क्या होता है, टेम्परेरी, मतलब जब तक करंट दो तब तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को
शो करेगा, जैसे करंट को रिमूव करो वो प्रॉपर्टी भी रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये किस तरह का काम करता है कि बार मैग्नेट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ये बाहर में नॉर्थ से साउथ जाता है, देखिए बाहर में नॉर्थ से साउथ जाएगा और क्लोज कर बनाएगा, ठीक है। और अंदर में मतलब इनसाइड द सेल्यूनेट क्या होगा, साउथ से नॉर्थ जाएगा, मतलब इनसाइड द कैसा होगा, साउथ से नॉर्थ जाएगा, ठीक है, साउथ से नॉर्थ। समझ में आ गया? तो इसका क्या होगा, पहला आपका इनसाइड बोला था, मतलब ये पैरेलल यानी कि ये वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज अ मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म में आपको मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है, ठीक है। और एसेक्सुअल आपको पता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आपका दिखाता है, मल्टीपल बाइनरी फिजन या फिर आपका बाइनरी हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया, ठीक है। ये सब कौन दिखाता है आपका, जो आपका क्या होता है, जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। बडिंग हो गया, हाइड्रा मतलब जो करता है, ठीक है, बडिंग हो गया, ठीक है, रीजनरेशन हो गया, ठीक है। ये सब कौन करता है आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल फिजन बोला, तो मल्टीपल फिजन कौन करता है, प्लाज्मोडियम करता है। कौन करता है, प्लाज्मोडियम। देखिए मल्टीपल फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑब्वियस सा बात है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेयर ए सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड इनटू ए मैनी मैनी आइडेंटिकल डॉटर सेल। ये बहुत सारा डॉटर सेल में ये क्या होता है, ये आपका स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, मैनी डॉटर सेल में। समझ में आ रहा ना? तो ये बहुत सारा डॉटर सेल बना था, इसीलिए तो इसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं, मतलब मल्टीपल फिजन में ये स्प्लिट होता है, मतलब एक न्यूक्लियस जो रहता है वो मल्टीपल न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन लिखा होता है, न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल अंडरगोज मल्टीपल रैपिड डिवीजन टू फॉर्म मेनी न्यूक्लियर, मतलब बहुत सारा न्यूक्लियस बन जाता है, प्रत्येक न्यूक्लियस एक डॉटर किसका, डॉटर प्लाज्मोडियम का वो फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और बहुत सारा ऑर्गेनिज्म एक साथ में क्रिएट होता है, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल सबका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये प्लाज्मोडियम क्या शो करता है आपका, मल्टीपल फिजन शो करता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा आगे बता दें, ईस्ट जो होता है वो क्या करता है, ईस्ट आपका बडिंग करता है, लिस्मेनिया बाइनरी फिजन करता है, पारामेशियम क्या करता है, पारामेशियम आपका बाइनरी फिजन ये भी करता है, ठीक है। ईस्ट आपका बडिंग भी करता है और आपका क्या करता है, कभी कभी ये समटाइम्स ये बाइनरी फिजन भी शो करता है, ठीक है। लिस्मेनिया बाइनरी फिजन करता है, पारामेशियम में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, जिसका इसका आकार किस तरह का, इसका शेप जो होता है वो क्या, स्लीपर लाइक शेप होता है, मतलब चप्पल के समान। ये किसका होता है, स्लीपर, स्लीपर, ये स्लीपर आपका शेप का होता है, स्लीपर लाइक शेप है ना, स्लीपर लाइक शेप, ठीक है, स्लीपर लाइक शेप होता है, ठीक है। और ये सभी यूकेरियोट्स होते हैं, क्या होता है, यूकेरियोट्स, ठीक है। समझ में आ गया आपको? उसके बाद आगे ले जाते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन में जाते हैं। टू स्टेटमेंट आर गिवन ऑन लेवल एसर्शन, एसर्शन और रीजन दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला अगर मान लीजिए बोथ एसर्शन और रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट, मतलब इसको हम लोग को चूज करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या देखिए, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवल व्हेन जिंक रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। हाँ ये तो सही है, हाइड्रोजन रिएक्ट मतलब जिंक जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता। क्यों? क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब ये जो H2O रहता है ना वो उसके साथ O2 जुड़कर H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्यों, ये बहुत बड़ा मतलब बहुत गुड मतलब बहुत अच्छा मतलब ये होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या होता है आपका जो H2 रहता है उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो पहला वाला सही है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एंड प्रोड्यूस वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। हाँ ये अपने खुद रिड्यूस हो जाता है, क्यों कि यहाँ से H हट जाता है, ठीक है, H हट जाता है और ये क्या बना जाता है, ये H2O बना देता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस, ठीक है, ये दोनों सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ एसर्शन है रीजन आर ट्रू बट आर रीजन इज नॉट, नहीं ये सही गलत है, फॉल्स नहीं, बोथ एन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब ए वाला सही है। क्या आर एंड रीजन दोनों ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन ए, ठीक है, ये भी सही है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल ऑफ ए फूड चेन, ठीक है। और दूसरा क्या बोला, हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डिजीज एंड पेट्स। तो हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए ये वाला उसका मतलब केमिकल रिएक्शन को शो किया, जो जिंक रहता है वो मेटल होता है, ये एसिड रहता है, ये अगर दूसरा एसिड रहता है H2SO4 रहता या फिर HCl रहता तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है, बट ये HNO3 है जिसके कारण ये क्या है, इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसके कारण नाइट्रेट बनता है और आपका NO2 बनता है और आपका वाटर बन जाता है। यहाँ पर गैस लिबरेट होना चाहिए था हाइड्रोजन, जबकि हाइड्रोजन होता नहीं, क्यों? क्योंकि ये क्या कर देता है आपका, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब वाटर हाइड्रोजन जो रहता है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
7 नंबर का क्वेश्चन क्या था, द असर्शन इज ट्रू बिकॉज हार्मफुल केमिकल्स सच एज पेस्टिसाइड एंड एक्यूमुलेट इन ऑर्गेनिज्म दैट इज हाई ट्रॉफिक। आपको पता है हाई ट्रॉफिकल लेवल जो होता है फूड चेन में, वहाँ पर क्या होता है आपका ज़्यादा केमिकल सच एज पेस्टिसाइड एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकंड वाला रीजन में क्या था आपका, रुकिए ना, harmful chemicals are sprayed on the crops to protect them from disease, yes, तो the chemical also true as harmful chemicals are indeed sprayed on crops protect them from disease and pests, yes, मतलब ये भी अच्छा होता है, harmful होता है, ठीक है, केमिकल्स में इंडेड स्प्रेड क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है डिजीज और पेट से, ठीक है। तो ये दोनों सही है, ए एन आर करेक्ट, बट एक्सप्लेनेशन सही है ये जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट के बाद जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्विंग इन वाटर इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेन, तो ये सही है, ठीक है। क्यों सही है बता दे, देखिए, द असर्शन इज ट्रू बिकॉज एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म नीड टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच कंटेन्स लेस ऑक्सीजन। आपको पता है वाटर में जो सॉल्युबल ऑक्सीजन रहता है वो कम रहता है कंपेयर टू एयर। हाउएवर द रीजन इज इनकरेक्ट बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज एक्चुअली लोअर, मतलब जो आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है वो बहुत कम रहता है किसमें, एक्वाटिक में, बट यहाँ पर क्या बोला था, डिजॉल्व वाटर इज वेरी हाई, ये गलत है, ठीक है। पहला वाला क्या बोला था, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक इज मच, यस, ब्रीथिंग जो होता है वो एक्वाटिक में ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है, जिसके कारण उन लोग का आप लोग का ब्रीथिंग जो होता है वो तेज होता है, ठीक है। तो पहला ए नंबर सही है, आर इज रॉन्ग, ठीक है। तो कौन वाला ऑप्शन इसके लिए चूज कीजिएगा, असर्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सी नंबर हम टिक लगा दे रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर जो होगा आपका इसका जो आंसर होगा असर्शन और ये का, ठीक है, ये सी इसका आंसर होगा, ठीक है, सी नंबर आंसर होगा, ठीक है, सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द अमाउंट हो गया, द रेनबो इज नेचुरल, द रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, हाँ ये भी सही है, ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है, क्या होता है, नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा द असर्शन इज ट्रू, असर्शन ट्रू है, क्यों, क्योंकि जो रेनबो होता है वो आपका नेचुरल फिनोमिना होता है या नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट होता है। उससे सेकंड क्या बोला था, रेनबो इज ए फॉर्म इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉप्स आर आल्सो प्रेजेंट, यस ये भी सही है, क्यों, रीजन आर ट्रू बिकॉज द रेनबो इज फॉर्म व्हेन द इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर आल्सो प्रेजेंट, मतलब वाटर ड्रॉपलेट रहेगा और वो हमारे ओवरहेड रहेगा तभी तो उसके ऊपर सीधा परपेंडिकुलर पड़ेगा, और वाटर ड्रॉपलेट जो होगा वो किसका काम करेगा, वो प्रिज्म का काम करेगा, किसका काम करेगा, प्रिज्म का काम करेगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है, क्या होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट देखने को मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और लास्ट में फिर से रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, जिसके कारण हम लोग का क्या होता है, रेनबो फॉर्म होता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्या लिखा हुआ इसके बाद आपका, हाँ, तो नेम द टाइप ऑफ केमिकल इन विच द कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, तो ये केमिकल रिएक्शन का नाम लिखना है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, ये जब पानी के साथ रिएक्ट करता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता था, एंड और क्या करता है, वो एनर्जी रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, एनर्जी या फिर हीट रिलीज करता है, ठीक है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि दो यहाँ पर कंपाउंड मिल रहा है, एक बड़ा कंपाउंड बना रहा है और साथ में एनर्जी भी रिलीज हो रहा है, मतलब इसको अगर हम लोग बोलेंगे तो ये इंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक भी है, और साथ में क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्यों, क्योंकि दो यहाँ पर जुड़ रहा है और एक नया कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद स्टेट वन रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसका रोल हमको बताना होगा, जो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें इसका रोल बताना होगा, कि एसिड का, एक विलाई का, एक एनल स्फिंक्टर का और एक लाइपेज का, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग को पता कहाँ रहता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और रेनिन होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसलिए हम लोग का फूड जो होता है उसको उसमें जो बैक्टीरिया रहता है उसको वो क्या करता है आपका, ये करता है मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया को वो खत्म करता है, ठीक है, इनएक्टिव कर देता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक्टिव द एंजाइम्स पेप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन, एक्टिव करता है पेप्सिन एंजाइम को, किल हार्मफुल बैक्टीरिया दे इंटर विथ फूड, उसको हार्म करता है, ठीक है, हार्मफुल करता है, दे एंड किल्स हार्मफुल, मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया को ये किल करता है। पता है आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या क्या निकलता है, एशियन निकलता है, ठीक है। अगर हम लोग लिखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, वहाँ से क्या क्या रिलीज होता है, ग्लैंड से, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, तो क्या क्या होता है, एक आपका होता है पेप्सिन होता है, क्या होता है, पेप्सिन,
जो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेशन करता है। एक रेनिन होता है जो मिल्क में नामक केशिन को डाइजेस्ट करता है। और एक होता है HCl, क्या होता है HCl। इसका फॉर्म इसका बताया, पूछा गया था इसका क्या मतलब काम है, ठीक है, ये क्या काम करता है। तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। और किसको, प्रोटीन डाइजेशन में ये मदद भी करता है, जो पेप्सिन का काम है, ठीक है, एक्टिव करता है। मतलब किस एंजाइम को, पेप्सिन एंजाइम को ये एक्टिव करता है, ठीक है। उसके बाद पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, उसके बाद विलाई। विलाई क्या होता है देखिए, तो विलाई इंक्रीज द सरफेस। आपको पता है विलाई जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जहाँ पर फूड जो सबसे ज़्यादा समय तक फूड वहाँ रहता है आपका, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है आपका, वहाँ पर जो विलाई होता है वो क्या करता है आपका, मतलब एब्जॉर्प्शन करता है किसका, न्यूट्रिशन का, और वो ब्लड में डायरेक्ट मिला देता है, और ब्लड के थ्रू पूरे ऑर्गन में वो फूड न्यूट्रिशन जाता है, ठीक है। वो तो क्या बता, विलाई क्या करता है, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, इंक्रीज द सरफेस एरिया इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और वो जो न्यूट्रिशन होता है इसको एब्जॉर्ब करके विलाई क्या करता है, ब्लड में मिला देता है। और उसके बाद क्या होता है आपका, पूरे डिफरेंट ऑर्गन तक वो जो न्यूट्रिशन होता है वो पहुंचता है, ठीक है। तो ये किसका काम होता है, विलाई का काम होता है, ठीक है। विलाई याद रखिएगा, ये किस तरह का, इस तरह से ये होता है, इसका ये मतलब रहता है, ठीक है, कांटे मतलब जिस तरह का थोड़ा सा मतलब इस तरह का निकला हुआ रहता है स्फिंक्टर, ठीक है, विलाई का। उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बाद एनल स्पेंटर। देखिए स्पेंटर क्या होता है, ये मस्कुलर रिंग दैट कंट्रोल द एक्सपल्सन फेसेस अनडाइजेस्टेड। जो ये क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को ये डेफिकेशन करने में मदद करता है, ठीक है, फ्रॉम द रेक्टम, ठीक है। और उसके बाद इसके अलावा क्या, अलाउिंग द वॉलेंट्री कंट्रोल ओवर बॉल मूवमेंट। जो बॉल मूवमेंट होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं उसको भी ये मूवमेंट करने में मदद करता है। कौन, स्पिंटर। कौन करता है जी, स्पिंटर, ठीक है, स्पिंटर मसल, ठीक है, स्पिंटर मसल, ठीक है, स्पिंटर मसल। तो ये समझ में आ गया आपको, एनल स्पिंटर क्या है, मस्कुलर रिंग दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ फेसेस अनडाइजेस्टेड फ्रॉम द रेक्टम अलाउिंग फॉर वॉलंटरी कंट्रोल ओवर अ बॉल मूवमेंट, ठीक है। ये भी समझ में आ गया, पहला अनडाइजेस्टेड फूड को, अनडाइजेस्टेड वेस्ट को ये कंट्रोल करता है डेफिकेशन करने में। दूसरा क्या करता है, अलाउिंग द वॉलंटरी कंट्रोल ओवर बॉल मूवमेंट, और क्या करता है, बॉयल मूवमेंट में भी मदद करता है। जो हम लोग का फूड 5 के थ्रू जो आता है फूड, उसको भी ये मतलब मूव करवाने में ये मदद करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइपेज। लाइपेज है ना, तो लाइपेज क्या काम करता है, लाइपेज आपको पता है ये जो होता है पेनक्रियाटिक जूस से निकलता है। लाइपेज एमाइलेज और ट्रिप्सिन जो होता है पेनक्रियाटिक, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस, उससे क्या क्या निकलता है, एल निकलता है, ए निकलता है और टी निकलता है। एल से होता है आपका लाइपेज, क्या होता है, लाइपेज। ए से होता है एमाइलेज, क्या होता है, एमाइलेज। और टी से होता है आपका ट्रिप्सिन, क्या होता है, ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेशन करता है, ट्रिप्सिन। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है, आपका फैट को, और एमाइलेज किसको करता है, कार्बोहाइड्रेट को, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को, ठीक है। इसीलिए पेनक्रियाज को कंप्लीट डाइजेस्टिव ऑर्गन भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसके पास तीनों डाइजेशन करने का पावर होता है, जिसको हम लोग ट्रिक बोलते हैं, LAT। लेट होता है आपका लाइपेज, ए होता है आपका एमाइलेज, और टी होता है आपका ट्रिप्सिन, ठीक है। यहाँ पर लाइपेज के बारे में, लाइपेज का फंक्शन पूछा, तो लाइपेज के बारे में क्या बोल रहा है, तो एन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द फैट लिपिड्स इनटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। आपको पता है जो आपका प्रोटीन बोला, फैट जो होता है वो किस में आपका टूटता है, मतलब ये होता है स्प्लिट होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में होता है। जिस तरह से आपका कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, ग्लूकोज में होता है, और आपका प्रोटीन अमीनो एसिड में होता है, उसी तरह जो आपका फैट होता है, मतलब फैट होता है वो किस में होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में होता है, ठीक है। ये स्प्लिट होता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, ये होता है। तो ये उसको कौन मदद करता है, लाइपेज ये मदद करता है, जो आपका कहाँ पाया जाता है, आपका पेनक्रियाटिक, जिससे वो रिलीज होता है लाइपेज एंजाइम, ठीक है। तो ये तीनों ही रिलीज होता है, एक लाइपेज, एक एमाइलेज और एक ट्रिप्सिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, इन द गिवन सर्किट, आपको ये डायग्राम सर्किट का दिख रहा है, उसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम। पावर कंज्यूम को दिखाना, मतलब पी निकालना है, क्या निकालना है, पी निकालना है, ठीक है। तो हमको पता क्या, पी कंज्यूम इन वाट इन द रजिस्टर ऑफ, मतलब जो आर जो 2 ओम का है वहाँ से हमको पावर दिखाना है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए ना, पी बराबर वी इंटू आई होता है ना, पी इंटू वी इंटू आई, या फिर पी बराबर वी इंटू आई को क्या लिख सकते हैं, वी बराबर आई इंटू आर इंटू आई, ठीक है। क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इक्वल टू आई आर होता है ना, तो पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। ये एक हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो फिर क्या बोल रहा है, इसमें से हमको क्या, पहले हमको करंट निकालना होगा, तो V इक्वल टू आई इंटू आर निकालते, ठीक है। आपको पता है ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 रजिस्टर जो है, तो आपका जो नेट होगा रजिस्टर वो क्या होगा, 2 ओम प्लस 1 ओम, तो क्या होगा 3 ओम, क्या होगा 3 ओम, क्या होगा 3 ओम, ठीक है। और V यहाँ पर 6 दिया हुआ,
आई हमको निकालना है, आर कितना है 3 दिया हुआ है, आई इक्वल टू क्या होगा 6/3, क्योंकि ये 3 नीचे आ जाएगा इधर, ठीक है, क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 3 से कटेगा, तो आई कितना हो गया 2 एम्पेयर हो गया, क्या हो गया 2 एम्पेयर, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना, पावर निकालना है, क्या निकालना, पावर निकालना है। तो पावर को कैसे निकाल सकते हैं, 2 फार्मूला से निकाल सकते हैं, बट हम लोग को 2 फार्मूला नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल बोला कि जो 2 ओम है, जो 2 ओम का रजिस्टर है, उससे हमको पावर को निकालना है, ठीक है। तो हम उसको निकालते पी है ना, पी आई का वैल्यू क्या आया था 2 आया था, 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 × 2, और आर का वैल्यू क्या मानना है हम लोग को 2 मानना है, क्योंकि 2 ही से निकालना है, तो 2, तो कितना हो गया 2 × 2 4, 4 × 2 8, मतलब जो पावर का आंसर होगा आपका वो 8 वाट होगा, कितना होगा 8 वाट। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ओके, समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई। आपको पता है 2 मैग्नेटिक फील्ड कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, वो हमेशा क्लोज कर्व बनाता है, क्या बनाता है क्लोज कर्व। मान लीजिए ये आपका साउथ और नॉर्थ पोल हम ये कर दे रहे, थोड़ा सा ड्रॉ कर दे रहे, ठीक है, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ठीक है, तो इस तरह से आपको पता जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस तरह से नॉर्थ से साउथ जाता है, बाहर में नॉर्थ से साउथ जाता है, ठीक है, और अंदर में साउथ से नॉर्थ जाता है, ठीक है, अंदर। तो ये क्लोज कर्व बनाता है, क्या बनाता है क्लोज कर्व, ये कभी भी आपका इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है, वो बोल रहा है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कभी भी नहीं, भले ही थोड़ा इमेज यहाँ पर खराब बन रहा है, लेकिन वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो क्यों इंटरसेक्ट नहीं करता है ये बता रहा है, ठीक है। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डिड, अगर ऐसा होता दे वुड बी 2 डिफरेंट डायरेक्शन, तब क्या हो सकता है 2 डिफरेंट डायरेक्शन हो सकता है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर 2 पॉइंट वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, अगर हम लोग किसी कंपास को वहाँ पर रखते हैं, जो कि क्या हुआ वो फिजिकली इम्पॉसिबल है ना। देखिए फिर से बता दें, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डिड, अगर ऐसा होता दे वुड बी 2 डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये 2 डायरेक्शन हो जाएगा, किसी कंपास को अगर हम लोग रखेंगे तो वो उसका 2 डायरेक्शन वो शो करेगा, तो वो जो आपका पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो इंटरसेक्ट नहीं करता है, वो हमेशा क्लोज कर्व बनाता है। कैसा बनाता है, क्लोज कर्व बनाता है, ठीक है। हाउ इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, किस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता है ये रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है, पैरेलल होता है। देखिए ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, जो आपका क्या पैरेलल है, क्या है पैरेलल, यानी कि आपका क्या है, आपका यूनिफॉर्म है, क्या है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को हम लोग इसी तरह से डिनोट करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। फिर क्या बोला, यूनिफॉर्म लिखा हुआ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैज द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन थ्रू आउट द रीजन, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है और डायरेक्शन भी क्या रहता है, सेम रहता है। उसके बाद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय सेट ऑफ पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड स्ट्रेट लाइन। जो आपका मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो वो हमेशा पैरेलल होता है, क्या होता है पैरेलल होता है। पैरेलल मतलब एकदम स्ट्रेट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, पूरा इक्वल अमाउंट में इक्वल मैग्नीट्यूड, ऊपर साथ इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल डायरेक्शन रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। राइट ए केमिकल इक्वेशन ईच ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन विच द फ्लोइंग इवेंट टेक्स प्लेस। तो पहला बता रहा है चेंज इन कलर, तो केमिकल इक्वेशन देखना, उसमें हम लोग को चेंज इन कलर का एग्जांपल लेना। तो चेंज इन कलर का एग्जांपल लेड नाइट्रेट जो कि कलरलेस होता है, उसके साथ पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्शन करवाया गया तो PbI2 बना, यानी लेड आयोडाइड बना, साथ में आपका पोटेशियम नाइट्रेट बना। जो PbI2 होता है ये आपका क्या होता है, PPT होता है, यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, और इसका कलर क्या होता है, येलो कलर होता है। ये जो दोनों था आपका लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ये कलरलेस था, क्या था कलरलेस, क्या था कलरलेस, ठीक है। और ये जब बना, जब ये आपका नया प्रोडक्ट बना जो लेड आयोडाइड है, उसका कलर क्या हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। क्या कलर हो जाता है, येलो कलर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या दिखाया, चेंज इन कलर को दिखाया, क्या दिखाया, चेंज इन कलर को। दूसरा बात चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या होगा, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिस पर टेम्परेचर का क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। जैसे CaO जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हीट रिलीज करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया आपको, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन कलर। ये चेंज इन कलर हो गया, ये चेंज इन टेम्परेचर हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। दो ही क्वेश्चन था उसमें, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन और एक मतलब क्वेश्चन है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को हमको बताना। तो आपको पता है सोडियम सल्फेट यहाँ पर जो सॉल्ट है एक्वा सॉल्यूशन में, और बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड। इसके बाद ये दोनों मिलता है तो ये बेरियम सल्फेट बनाता है, जो व्हाइट होता है कलर, क्या होता है, व्हाइट PPT बनाता है, ठीक है, बेरियम सल्फेट और NaCl। ये कैसा रिएक्शन है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ ये एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है। क्या है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, साथ में PPT रिएक्शन, यानी कि
प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 3 क्वेश्चन देख लिए, एक चेंज इन कलर देख लिए, एक चेंज इन टेम्परेचर देख लिए और एक फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट देख लिए, ठीक है। एक चेंज इन कलर, एक चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पीएच ऑफ सिंपल टोमेटो जूस इज 4.6। ये आपका पता है एसिडिक होता है, जो 7 से कम होता है, ठीक है। एसिडिक होता है, आपको पता है जो टोमेटो होता है उसका कैसा होता है, उसका कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। हाउ इज जस्टिफाई लाइक बी टेस्ट, टेस्ट कैसा होगा, सोर होगा। गिव रीजन, रीजन बताना, इसका टेस्ट क्या हो गया, सोर हो गया, क्योंकि एसिड का टेस्ट क्या होता है, सोर होता है, और आपका बेस का सोर्स क्या होता है, बीटर होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, द पीएच स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14, ठीक है। पता है आपको पीएच स्केल का जो रेंज होता है वो 0 से 14 तक होता है। ये पीएच इज 7 इज न्यूट्रल, 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और बिलो 7 क्या होता है, एसिडिक होता है। आपका अबव 7 बेसिक होता है। सिंस द गिवन पीएच 4.6 इज बिलो इज 7, द टोमेटो जूस इज एसिडिक। मतलब जो आपका जो पीएच वैल्यू दिया गया है टोमेटो जूस का वो 4.6 दिया गया है। क्या दिया गया, 4.6, जो क्या है 7 से कम है। मतलब ये क्या होगा, एसिडिक होगा। क्या होगा जी, एसिडिक होगा। और एसिडिक होगा तो क्या होगा, टेस्ट सोर होगा। क्या होगा, सोर होगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है, हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इन द टर्म ऑफ आयन फॉर्मेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कैसे डिफरेंशिएट करते हो तुम स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक बेस का इन टर्म्स ऑफ आयोनिक फॉर्मेशन, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड फुली डिसोसिएट, आपको पता है जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो 100% डिसोसिएशन होता है। क्या होता है, 100%। मतलब वो 100% क्या होता है, H+ आयन बनाता है। क्या बनाता है, H+ आयन बनाता है, ठीक है। 100% H+ आयन बनाता है। सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। दूसरा क्या बोल रहा है, वीक बेस ओनली पार्शियली आयोनाइज। जो वीक बेस होता है वो पार्शियली आयोनाइज होता है। जैसे मान लो NH3 है, ये वीक होता है, ये पार्शियली आयोनाइज होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल KOH लेते हैं, ये तो आपका 100% आयोनाइज होता है। वो H इसका क्या बनता है, 100% बनता है। तो ये नहीं होगा। तो वीक बेस क्या होगा, उसका पार्शियली आयोनाइज, मतलब मान लीजिए अगर 100% आयन है तो उसका 40 to 50% वो आयोनाइज होगा। क्या होगा, 40 to 50%। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक बेस बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो 100% डिसोशिएट होता है। जैसे आपका मान लीजिए H2SO4 है, इसको अगर पानी में घोलेंगे तो ये 100% H+ बनाएगा। क्या बनाएगा, 100% H+ बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बताया जा रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, द एसिड रेन मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल डिफिकल्ट। हाउ, एक्वेटिक एनिमल किस तरह से क्या कर रहा है, सर्वाइवल एक्वेटिक डिफिकल्ट कर रहा है। तो आपको पता है एसिडिक रेन में क्या होता है, एसिड रेन लोअर द पीएच, इसका लोअर कर देता है पीएच पानी का। क्यों, क्योंकि उसमें पोल्यूटेंट घुला हुआ रहता है। कौन कौन सा पोल्यूटेंट, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। पता ही आपको, सल्फर जब पानी में घुलेगा तो आपका क्या बनेगा, सल्फर ऑक्साइड बनेगा, ये सल्फ्यूरस बनाएगा H2SO3। और उसी तरह मोर सल्फर के साथ O2 मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपके साथ, फिर प्लस H2O, तो क्या बनाएगा, ये H2SO4 बनाएगा, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये पोल्यूटेंट हो जाएगा और पीएच का उसको डिक्रीज कर देगा, जो एक्वाटिक एनिमल के लिए क्या काफ़ी खराब है, जो लॉस करता है, मतलब उसके लिए हार्मफुल है। एसिड एंड लोअर द पीएच ऑफ एक्वाटिक एनिमल, इन्वायरमेंट हार्मिंग एक्वाटिक लाइफ, और एक्वाटिक लाइफ को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसी तरह, और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये लेक्चर यहाँ पर एंड हो गया, हम लोग सारा डिस्कस कर लिए। अगर कुछ आपको डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका आंसर देंगे आप लोग का, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गया, SO2 और NO2। उसी तरह CO2 के साथ अगर पानी में मिलते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ भी नाइट्रिक एसिड बनता है। इसके साथ आपका किसके साथ रहेगा, तो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। और एक मोटिवेशन बता रहे हैं आप लोग को, एक कुछ बता रहे हैं, डियर स्टूडेंट यू मे फील टायर्ड। आपको भले ही टायर्ड फील हो, कन्फ्यूज हो और स्कैर्ड हो, समटाइम डर लगता हो, कन्फ्यूज होता हो, बट रिमेंबर, बट एक चीज़ याद रखना, एवरी सक्सेसफुल पर्सन वाज वंस ए स्टूडेंट लाइक यू। हर एक सक्सेसफुल पर्सन एक आपकी तरह ही स्टूडेंट था, ठीक है, वंस ए स्टूडेंट लाइक यू। मार्क डू नॉट डिसाइड, मार्क्स कभी भी डिसाइड नहीं करता आप लोग का फ्यूचर। मार्क्स डू नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, योर एफर्ट डज कीप ट्राइंग इवन व्हेन इट इज़ हार्ड। आप लोग का एफर्ट जो होता है वो ये करता है, मतलब मोटिवेट करता है, इंप्रूवमेंट करता है। कीप ट्राइंग, हमेशा कोशिश करो, इवन व्हेन इट इज़ हार्ड, जब काफ़ी मुश्किल हो तब भी हमेशा कोशिश करो। वन डे योर हार्ड वर्क विल मेक यू प्राउड। जो आपका जो हार्ड वर्क रहेगा वो आपको क्या कराएगा, आपको गर्व महसूस कराएगा, ठीक है। तो ये जनरली हम आपको ऐसे बताएं, मतलब अच्छा ये टीचिंग लेसन है, ठीक है। ठीक है, तो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।